हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक एंड आई एम सचिन। एंड आज मैं आप सभी को बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5 से जो आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1700 टू 1857 इंग्लिश मीडियम में इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने जा रहा हूं। तो हिंदी मीडियम में ऑलरेडी अवेलेबल है, आज की वीडियो इंग्लिश मीडियम में रहने वाली है। और अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा इस सब्जेक्ट से तो आप सिर्फ ओनली ये वन शॉट वीडियो देखिए, आपका काम बन जाएगा, आप आसानी से पास हो सकते हो और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम और यूज़र नेम आप सभी के सामने मेंशन ही है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करना है तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है एकलव्य स्नातक 1। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट है eklavyaSnatak.com, वहाँ पे भी हम आपको टाइम टू टाइम नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, was the 18th century in India a period of continuity rather than change? जो 18th सेंचुरी का टाइम था, क्या वो पीरियड था एक कॉन्टिन्यूटी का रेदर देन चेंज? इसके ऊपर आपको पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है इसका दोनों साइड से बताना है एनालाइज करके। सो आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंटिन्यूटी, जो वो लोग हैं जो कहते हैं कि कुछ चीज़ें कंटिन्यू हो रही थी, कंटिन्यूटी का ही पीरियड था, तो वो क्या अपने फैक्ट्स बताते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहला है सोशल एंड कल्चरल स्टेबिलिटी। तो जो 18th सेंचुरी का टाइम था, लोग कहते हैं द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सोसाइटी थी इंक्लूडिंग द कास्ट सिस्टम एंड विलेज लाइफ रिमेन लार्जली स्टेबल। जो कास्ट सिस्टम चला आ रहा था वही कास्ट सिस्टम अभी भी चल रहा था इस टाइम पे, विलेज लाइफ अभी भी थी, सो स्टेबिलिटी थी अभी भी। जो सोशल स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है सोशल। कल्चरल कंटिन्यूटी की बात करें तो इंडियन रिलीजियस एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस सच एज फेस्टिवल्स, टेम्पल वर्शिप, आर्टिस्टिक ट्रेडिशंस, ये अभी भी चल रहे थे 18th सेंचुरी में, चाहे टेम्पल में जाना हो, ठीक है, या फेस्टिवल सेलिब्रेट करना हो, ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही थी। तो कल्चरल चीज़ों में भी अभी कोई ऐसा चेंज नहीं आया। और मंदिर में जाके पूजा करना, भाई ये तो कितने पहले से चला आ रहा है, एंशियंट टाइम पीरियड से अगर आप देखोगे, और अभी तक भी तो हम लोग मंदिरों में जाते हैं, जो हिंदूज हैं वो वहाँ जाके पूजा करते हैं। सो यहाँ पे तो कोई चेंज अभी तक नहीं आया है। इवन इन रीजनल कोर्ट्स क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, डांस एंड द फाइन आर्ट रिटेन मच ऑफ देयर ट्रेडिशनल फॉर्म्स। और जो मई नॉर्मल जो अपने रीजनल कोर्ट्स होते हैं, राजा महाराजाओं के दरबार होते हैं, वहाँ पर भी क्या क्लासिकल इंडियन म्यूजिक है, जो डांस है, जो फाइन आर्ट्स हैं, वो अभी भी था, मतलब अभी भी ट्रेंड में था। ऐसा नहीं 18th सेंचुरी में वो क्लासिकल म्यूजिक खत्म हो गया हो, नो। पर्शियन एंड मुगल इन्फ्लुएंस, अगर इसकी बात करें, सो डिस्पाइट द डिक्लाइन ऑफ मुगल पॉलिटिकल पावर, मुगल्स का जो है यहाँ डिक्लाइन होने लगता है क्योंकि बिकॉज ब्रिटिशर्स आ चुके थे। सो पर्शियन रिमेन द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बट स्टिल पर्शियन लैंग्वेज अभी भी एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज थी। और हाई कल्चर इन मैनी रीजन्स एंड मुगल कल्चरल नॉर्म्स वर अपहेल्ड इन वेरियस सक्सेसर स्टेट्स सच एज अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। मुगल्स तो चले गए बट उनका कल्चर अभी भी आपको अवध, बंगाल और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में देखने को मिलता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एग्रेरियन इकोनॉमी, सो इंडिया की इकोनॉमी आज भी अगर आप देखोगे, हमारा एग्रीकल्चर बैकबोन है इकोनॉमी का। सो द एग्रेरियन इकोनॉमी विच वाज द बैकबोन ऑफ इंडियाज वेल्थ, वो आज भी है, वो उस टाइम पे भी रहा। और लोकल जमींदार जो लैंड ओनर्स होते थे कंटिन्यू टू प्ले अ क्रूशियल और क्रिटिकल रोल इन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स कलेक्शन। जो लोकल जमींदार होते थे, जमींदार का मीनिंग होता है लैंड ओनर, वो क्या करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे जाके पीजेंट से, ठीक है। तो अभी भी ये लोग रिलेवेंट थे, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद जमींदार लोग जो हैं वो रिलेवेंट ना हो। सो ऐसा है। फिर है रिलीजियस कंटिन्यूटी। सो रिलीजन की बात करें, हिंदुइज्म, इस्लाम, ये अभी भी था, ठीक है। सो मैनी ऑफ द रीजनल पावर्स दैट एमर्ज्ड आफ्टर द मुगल डिक्लाइन सच एज द मराठास रिटेन रिलीजियस स्ट्रक्चर। जो भी मुगल्स के बाद जैसे मराठास थे, वो उनके वहाँ भाई हिंदुइज्म प्रॉपरली फॉलो हो रहा था। और इसके अलावा बाकी जगहों पे भी जो है, जो जैसे मुगल्स क्या करते थे, जैसे खासकर अकबर है, वो टॉलरेशन में विश्वास रखता था, सभी को इक्वल देखता था। सो ऐसे ही आगे के भी जो रूलर्स हुए उन्होंने भी थोड़ा टॉलरेशन रखा, ठीक है, टॉलरेट किया उन्होंने। फिर है आर्ग्यूमेंट्स फॉर चेंज। अब जो लोग ये मानते हैं कि नहीं भाई 18th सेंचुरी में तो चेंजेस हुए थे, तो वो लोग क्या कहते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो लोग मानते हैं जो सबसे बड़ा चेंज था 18th सेंचुरी का,
वो पॉलिटिकल डिक्लाइन था मुगल्स का, और क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल्स वीक पड़ चुके थे, और ये एक सबसे बड़ा चेंज माना जा सकता है कि मुगल्स का डिक्लाइन हो गया था। फिर इससे क्या हुआ, जब एक मुगल्स, भाई मुगल्स क्या पूरा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था, इतने बड़े लेवल पे थे वो, तो उससे क्या हुआ, पॉलिटिकल अथॉरिटी का फ्रेगमेंटेशन हो गया, टुकड़ों में बट गया हमारा इंडिया, जिससे रीजनल पावर्स पावर में आ गई, जैसे मराठास हो गए, सिख हो गए, जाट हो गए, मैसूर अंडर द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। सो अब क्या है, छोटे छोटे अलग अलग रूलर्स आ गए, पहले मुगल्स के ही कंट्रोल में मोस्टली चीज़ें थी। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज था। मराठास के बारे में आप सभी जानते हैं, महाराज वीर शिवाजी जी, तो ये सारे ऐसे बड़े बड़े नाम आए, ये आफ्टर मुगल डिक्लाइन आए। द एमरजेंस ऑफ autonomous स्टेट्स सच एज बंगाल, अवध एंड हैदराबाद, इसी टाइम पे कुछ ऐसे जो ऑटोनमस स्टेट्स भी आए, जैसे बंगाल है, अवध है, हैदराबाद है, ठीक है। तो ये क्या एक चेंज ही तो है ना, पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, ये अपने आप खुद को, भाई मतलब किसी पे डिपेंड नहीं थे ये अवध बंगाल, इनके अपने खुद के रूलर्स थे, ठीक है, वही इसको संभालते थे। फिर इससे क्या है, आप कह सकते हो कि एक सेंट्रलाइज जो पहले एम्पायर था, आप यहाँ देखो, पहले क्या एक सेंट्रलाइज एम्पायर था, अब ये क्या फ्रेगमेंटेड, मतलब पूरा इंडिया हो गया, अलग अलग रूलर्स आ गए अलग अलग जगह के, तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहाँ देखने को मिलता है अपने को। फिर है यूरोपियन कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, एक और सबसे बड़ा चेंज आता है, जो यूरोपियंस का अराइवल हुआ और जो कॉलोनियल पावर थी, स्पेशली द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने सबसे बड़ा चेंज लाया भाई, पॉलिटिकल चेंज, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, ठीक है, ये भी चेंज में ही काउंट होगा ना। द विक्ट्री ऑफ द ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द बैटल ऑफ बक्सर 1764 गेव देम कंट्रोल ओवर बंगाल, एक और बड़ा चेंज आया कि ब्रिटिशर्स को बंगाल के ऊपर कंट्रोल करने का राइट आ गया पूरा, जिससे क्या है, ब्रिटिशर्स का एक जो कॉलोनियल रूल है उसकी स्टार्टिंग हो गई बंगाल से, ठीक है, उनको टैक्स कलेक्शन की पावर मिल गई, जिसको बेसिकली आप दीवानी कहते हो, ठीक है। तो ये एक चेंज ही तो है ना, आप मान सकते हो, इसमें पॉइंट बना सकते हो। Many Indian rulers began to adopt European military techniques such as the use of infantry and artillery over traditional cavalry based armies। एक और चेंज आया कि अब क्या है, थोड़ा मिलिट्री टेक्टिक्स में चेंजेस हुए, हमारे इंडियन जो रूलर्स थे उन्होंने यूरोपियन मिलिट्री टेक्निक्स को कॉपी करना शुरू किया, और इस तरीके से आप लिख सकते हो। इकोनॉमिकल चेंजेस भी आए, कमर्शलाइजेशन बढ़ा, 18th सेंचुरी में आप देखोगे कि भाई कमर्शलाइजेशन होने लगा, पार्टिकुलरली जो आपका बंगाल का एरिया था, वहाँ पे क्या है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ट्रेड और प्रोडक्शन पे पूरा कंट्रोल कर चुकी थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिशर्स ये चाहते थे, क्योंकि भाई देखो वो एक बिजनेस करने ही आए थे बेसिकली, तो वो चाहते थे उनको जितना बेनिफिट हो सकता है वो हो, उन्होंने बंगाल वगैरह पे पूरा कंट्रोल करके कमर्शलाइजेशन करने की कोशिश करी एज मच एज दे कैन। राइज ऑफ न्यू पावर्स, तो यहाँ पे मराठास आप कह सकते हो, जो डेक्कन एरिया था वहाँ पे उनका राइज होता है। सिख अंपायर अंडर द महाराजा रंजीत सिंह, बहुत बड़ा नाम, ये यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में इनका राइज होता है। तो ये भी क्या है, न्यू पावर्स है ना, पहले क्या सिर्फ मुगल्स ही थे, तो ये आप कह सकते हो। नाउ अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कहता है हमसे, व्हाट वर द कॉजेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी और व्हाई इज द बैटल ऑफ बक्सर कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन द बैटल ऑफ प्लासी इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दोनों ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं या कोई एक आता है, तो आपको आंसर ऐसा बता देता हूं कि आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले बैटल ऑफ प्लासी क्या है, इसके मेन रीजन क्या थे, कॉजेस क्या थे, आइए समझते हैं। बैटल ऑफ प्लासी आपने सुना होगा 1757, सिराजुद्दौला, ठीक है। हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स की पावर बंगाल में बढ़ती जा रही थी। मैंने आपको बताया ना, ये ऑटोनमस स्टेट्स थे बंगाल वगैरह, इनके अपने खुद के रूलर, लोकल रूलर्स होते थे। हुआ क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अमीर होती जा रही थी बंगाल के अंदर और स्ट्रांग होती जा रही थी डे बाय डे, जो कि वहाँ के जो बंगाल के लोकल रूलर थे नवाब सिराजुद्दौला, वो अपसेट हो रहे थे ये देखते हुए। उनको लग रहा था ये ब्रिटिशर्स कल को पावरफुल होके हम पे ही अटैक ना कर दें, क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने फोर्ट बना रही थी अपने रहने के लिए, और लोकल रूलर्स की बातों को फॉलो नहीं कर रहे थे वो ब्रिटिशर्स। तो ये एक कंसर्निंग बात है कि आपके एरिया में आके बाहर का बंदा आपकी ही बात नहीं मान रहा। ओके, सो ये चीज़ें होने लगी थी। देन क्या होता है, जो नवाब है वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं ब्रिटिशर्स के ऊपर। सो सिराजुद्दौला जो थे डिडंट लाइक हाउ द ब्रिटिशर्स वर बिकमिंग टू पावरफुल एंड अवॉइडिंग टैक्सेस। जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स नहीं दे रहे थे, पावरफुल होते जा रहे थे, और ही सॉ देम एज अ थ्रेट। उनको लगा सिराजुद्दौला को कि भाई ये मेरे बंगाल के लिए थ्रेट हो सकते हैं, खतरा हो सकते हैं, इनको टाइम रहते निपटाना पड़ेगा। फिर है द ब्लैक होल इंसिडेंट, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है। सिराजुद्दौला
आर्मी अटैक्ड कैलकाटा एंड कैप्चर्ड फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जहां पे ब्रिटिशर्स रह रहे थे कैलकाटा में, वहां पे सिराजुद्दौला की आर्मी अटैक करती है, जहां एक ग्रुप ऑफ ब्रिटिशर सोल्जर्स का और सिविलियंस का उनको एक जगह पे बंदी बना लिया जाता है और उनको एक छोटे रूम में बंद कर दिया जाता है जहां बहुत लोग मारे जाते हैं। मैनी डाइड विच मेड द ब्रिटिश फ्यूरियस, जिससे वो ब्रिटिशर्स के मन में एक वो फीलिंग आ गई कि भाई ये ऐसा क्यों किया इसने, अब तो बदला लेना पड़ेगा, रिटेलिएशन, सो इट्स टाइम फॉर मतलब रिवेंज। सो ये फोर्ट विलियम था उस टाइम का, और यहीं पे सिराजुद्दौला की आर्मी गई। ब्लैक होल इंसिडेंट हुआ, छोटा कमरा था, वहीं पे सबको मार दिया गया, कुछ लोगों को बंद कर दिया गया। सो ये था। फिर क्या है, ब्रिटिश फ्रेंच राइवलरी। हुआ क्या, द ब्रिटिश एंड फ्रेंच वर ऑलरेडी फाइटिंग इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ब्रिटिशर्स और फ्रेंच जो पीपल थे वो बहुत दुश्मन थे एक दूसरे के। सो सिराजुद्दौला वॉज फ्रेंडली विद फ्रेंच। सो सिराजुद्दौला फ्रेंच लोगों का ज़्यादा अच्छा दोस्त था। हुआ क्या, ब्रिटिशर्स को फिर बुरा लगने लगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स के तो दुश्मन थे ना फ्रेंच लोग, तो सिराजुद्दौला क्यों ऐसा कर रहा है, तो उनको लगता था कि भाई कि सिराजुद्दौला को फ्रेंच लोगों से ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंच लोग भी चाहते थे इंडिया में पावरफुल बनना, बट ये तो ब्रिटिशर्स भी चाहते थे। हुआ क्या, अब धोखाधड़ी हुई सिराजुद्दौला के साथ इंटरनल, उसी के अपने बंदे ने कटप्पा वाला काम कर दिया, जो पीछे से तलवार वाला काम होता है। कैसे, सम ऑफ सिराजुद्दौला's ओन पीपल, उसके खुद के अपने बंदे थे, लाइक हिज कमांडर मीर जाफर, ये सबसे मेन बंदा है। मीर जाफर बिल्कुल भी अपने नवाब से खुश नहीं था। उसने क्या करा, सीक्रेटली ब्रिटिशर्स के साथ डील्स करी, अपने सीक्रेट्स उनके सामने रिवील कर दिए और सिराजुद्दौला को हरवा दिया। सो ये चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हुआ, द बैटल ऑफ बक्सर, ये तो प्लासी वाला मामला वहीं खत्म होता है। बैटल ऑफ बक्सर इज कंसिडर्ड मोर इंपॉर्टेंट देन द बैटल ऑफ प्लासी, बिकॉज क्यों, बैटल ऑफ बक्सर को ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्यों इतना ज़्यादा इसको इंपॉर्टेंस हम देते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स की बहुत बड़ी विक्ट्री थी। एट बक्सर द ब्रिटिश डिफीटेड अ पावरफुल अलायंस ऑफ 3 मेजर इंडियन रूलर्स। ये और बड़ी विक्ट्री थी बिकॉज यहाँ पे 3 लोगों का अलायंस था, द नवाब ऑफ बंगाल, द नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल्स। ये तीनों ने मिलकर लड़ाई लड़ी थी और इसमें ब्रिटिशर्स जीते। सो दिस वाज अ मच स्ट्रॉन्गर अपोजिशन वी कैन से देन द प्लासी, ठीक है, देन इन द प्लासी, क्योंकि वहां पे तो नवाब सिराजुद्दौला था, यहाँ तो 3-3 लोग आ रहे हैं। और इसके बाद बक्सर के बाद क्या होता है, ब्रिटिशर्स को दीवानी का राइट मिल जाता है, फुल कंट्रोल मिल जाता है बंगाल का, बिहार का और उड़ीसा का, जिससे उनको एक पूरा एक कंट्रोल मिल गया, उनको मनी मिल गई, रिसोर्सेस मिल गए और पॉलिटिकल पावर भी मिल गई। सो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहा इनके लिए इस वॉर को जीतना, ठीक है, और बैटल को जीतना। एंड ऑफ इंडियन रेजिस्टेंस। हुआ क्या, प्लासी वॉज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल। प्लासी तो एक ट्रेलर था, असली फिल्म तो बक्सर के बाद हुई थी, बट बक्सर मेड श्योर देयर वर नो स्ट्रॉन्ग इंडियन फोर्सेस लेफ्ट टू चैलेंज ब्रिटिश अथॉरिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। और इन्होंने क्या करा, जो इंडियन फोर्सेस थी उन सबको उनका मामला ही खत्म कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपनी फोर्सेस बुलवा ली और जो उनके साथ थे उन्हीं को ही वहां पे अपने अंडर में ही लगा लिया सबको। तो एक तरीके से इंडियंस किसी तरीके से रेजिस्टेंस ना कर पाए, इसका उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था। फिर है मुगल एम्परर वीकेंड। जो होता क्या है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो मुगल एम्परर थे वो वीक होते जा रहे थे, उनकी असली पावर बिल्कुल चली गई थी, वो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स पे डिपेंड हो चुका था, ठीक है, जो मुगल एम्परर था, ठीक है। फिर क्या होता है कि भाई इससे हमें पता चलता है कि अब ब्रिटिशर्स ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे, मुगल्स का जो टाइम था वो जा चुका था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म ओरिएंटलिज्म, इन व्हाट वेज डिड इट कंट्रीब्यूट टू द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। सो ओरिएंटलिज्म क्या होता है ये आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, वो भी बहुत अच्छे से। तो देखिए, ओरिएंटलिज्म रेफर्स टू द वे वेस्टर्न स्कॉलर्स एंड पीपल स्टडीड एंड पोर्ट्रेड एशियन कल्चर्स। यानी कि ओरिएंटलिज्म एक वे है कि किस तरह वेस्टर्न लोग जो हैं, स्कॉलर्स हैं, वो एशियन कल्चर्स, एशिया के कल्चर्स को पढ़ते हैं और समझते हैं, कैसी इमेज रखते हैं एशिया के देशों के लिए, स्पेशली इंडिया, चाइना और मिडल ईस्ट, ठीक है। सो सिंपल सा एक इसकी ये डेफिनेशन हो गई कि ओरिएंटलिज्म क्या है, एक वे है कि किस तरीके से वो पढ़ते हैं, समझते हैं हमारे बारे में। सो ओवर टाइम क्या होता है, समय के साथ, दिस स्टडी बिकेम अ टूल यूज्ड बाय वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग ब्रिटेन टू डोमिनेट एंड कंट्रोल दीज रीजन्स। सो आने वाले समय में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ओरिएंटलिज्म को एक टूल बना लिया कि भाई अगर हमें एशियन लोगों के बारे में पता चल जाता है, उनका कल्चर कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है,
सो हमें और हम अच्छे से उनको डोमिनेट कर पाएंगे और कंट्रोल बना पाएंगे। सो इस तरीके से इनके लिए एक टूल बन गया। फिर है हाउ ओरिएंटलिज्म हेल्प्ड द ब्रिटिश इन इंडिया। इंडिया में ओरिएंटलिज्म से कैसे इनको हेल्प मिली, क्योंकि सबसे पहले इनको नॉलेज बढ़ाने में बहुत हेल्प हुई, क्योंकि ओरिएंटलिज्म आपको नॉलेज देता है वेस्टर्न स्कॉलर्स को और लोगों को कि एशियन कल्चर कैसे हैं। सो ब्रिटिश स्कॉलर्स हुए जैसे कि लाइक सर विलियम जोन्स, उन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस को पढ़ा समझा, इंडिया के कल्चर इंडिया के रिलीजन्स को पढ़ा और समझा, अच्छे से डीप स्टडी करा। सो बाय अंडरस्टैंडिंग इंडिया बेटर दे कुड कंट्रोल इट मोर इजीली। और उनको इंडिया को अगर कंट्रोल करना है और ये सब नॉलेज होगी तो वो बहुत अच्छे से कंट्रोल बना पाएंगे अपना। तो इस तरीके से इनको ये हेल्प मिली। फिर क्या है, जस्टिफाइंग ब्रिटिश रूल। हुआ क्या, द ब्रिटिश आर्ग्यूड दैट ऑल्दो एंशियंट इंडियन सिविलाइजेशन वर ग्रेट, मॉडर्न इंडिया हैड बिकम वीक एंड chaotic। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ब्रिटिशर्स ने बोला, माना कि आपका जो एंशियंट इंडिया था वो बहुत अच्छा था, बट जो आपका मॉडर्न इंडिया है वो बहुत पुअर है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है, बहुत वीक है, तो हम आपको हेल्प करेंगे। सो दिस मेड इट ईजियर फॉर देम टू क्लेम दैट दे वर हेल्पिंग इंडिया। और वो ब्रिटिशर्स ने क्लेम करा, इंडियंस को बोला कि हम आपको हेल्प कर रहे हैं, ओके, हम आपको यहाँ पे रूल करके आपकी मदद करेंगे। सो एज दे बिलीव इंडिया नीडेड देयर सब सुपीरियर गाइडेंस। तो भाई उनको लगता था कि हाँ इंडिया को, वो इंडिया के आगे खुद को सुपीरियर मानते थे ना ब्रिटिशर्स, वो कहते हैं आपको हमारी जरूरत है। कंट्रोलिंग इंडियाज लॉज। फिर क्या हुआ, द ब्रिटिश यूज देयर नॉलेज ऑफ इंडियन ट्रेडिशंस टू क्रिएट लॉज बेस्ड ऑन हिंदू एंड इस्लामिक टेक्स्ट। अब क्या है, ब्रिटिशर्स ने जो अपने लॉ बनाए यहाँ पे, जब उनका कंट्रोल आया इंडिया पे, तो उन्होंने भाई, मैंने आपको बताया ओरिएंटलिज्म से उनको फ़ायदा मिला कि उन्होंने इंडिया के कल्चर को समझ लिया था, यहाँ के हिंदू रिलीजन जो और हिंदुइज्म जो भी है, इस्लाम है, सब समझ लिया था। सो उन्होंने जो लॉज बनाए वो भी इस तरीके से बनाए कि वो हिंदू और इस्लामिक लॉज पे बेस्ड हों। हाउएवर दे शेप्ड दीज लॉज इन वेज दैट सूटेड ब्रिटिश इंटरेस्ट। लेकिन फिर भी वो लॉज एट द एंड ब्रिटिशर्स को ही फ़ायदा देते थे और हेल्पिंग देम मेंटेन कंट्रोल ओवर इंडियाज लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जिससे वो इंडिया के लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम पे अच्छा कंट्रोल बना पाए। डिवाइडिंग इंडियन सोसाइटी। अब इंडिया का इतना कल्चर समझने के बाद, पढ़ने के बाद, बाय फोकसिंग ऑन द डिफरेंसेस बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स, उनको पता चला अंग्रेज़ों को कि हिंदू मुस्लिम में क्या डिफरेंस है। तो अब उनको पता था कि अब सोसाइटी में फूट कैसे डालनी है। सो उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी वो बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्प करती है इंडियंस को यूनाइट करने से रोकने से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हिंदू और मुस्लिम किस बात पे एक दूसरे से चिढ़ेंगे, तो उन्होंने उसी चीज़ को ट्रिगर किया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। फिर है विनिंग ओवर इंडियन एलिट्स। फिर क्या हुआ, द ब्रिटिश पोर्ट्रेट देमसेल्व्स एज प्रोटेक्टर्स ऑफ इंडियन कल्चर्स एंड हेरिटेज। ब्रिटिशर्स ने खुद को लोगों के सामने ऐसा पोर्ट्रेट किया, हम आपके प्रोटेक्टर हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। सो दिस हेल्प देम गेन द सपोर्ट ऑफ लोकल रूलर्स। इसकी वजह से लोकल रूलर्स ने भी इनको सपोर्ट करा ब्रिटिशर्स को, भाई आप हमारे आए हो यहाँ मदद करने, बहुत अच्छी बात है। और वो हु बिकेम लॉयल टू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ये जो लोकल रूलर्स थे ये ब्रिटिशर्स के लिए लॉयल हो गए, उनको तो नहीं पता था ये बहुत क्लेवर है। सो दिस मेड इट ईजियर फॉर द ब्रिटिश टू गवर्न इंडिया विदाउट मच रेजिस्टेंस। तो क्या है, जब रूलर्स का ही सपोर्ट आ गया तो और कौन मतलब यहाँ पे भाई अगेंस्ट आएगा, तो ये इनको इसका फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ। सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट ओरिएंटलिज्म हेल्प द ब्रिटिश गेन नॉलेज अबाउट इंडिया, क्योंकि ओरिएंटलिज्म इज द वे हाउ वेस्टर्न स्कॉलर्स थिंक अबाउट इंडिया, हाउ इंडिया इज पोर्ट्रेड इन फ्रंट ऑफ देम। और जो बाकी की एशियन कंट्रीज हैं, चाइना है, मिडल ईस्ट है, वो कैसा दिखता है उनकी नज़र में, वही हमारा ओरिएंटलिज्म है। इसको समझने के बाद इनके लिए बहुत ईजी हो गया कि कैसे अपने को और एक्सपेंड करना है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ये क्या है, एक रिवेन्यू, एक सेटलमेंट था, ये जो टैक्स लेते थे, तो ये एक वे था टैक्स लेने का। परमानेंट इसके नाम से आपको पता चल जाएगा, द परमानेंट सेटलमेंट, ये आपने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा। ठीक है, सो द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793। ये नाम आपको याद रखना है, बंगाल में ये आया था सबसे पहले। ये जो रिवेन्यू कलेक्शन का सेटलमेंट था, ये एक लैंड रिवेन्यू सिस्टम था जो कि ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था एंड इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, इन बंगाल। होता क्या था, इसमें एक फिक्स टैक्स अमाउंट होता था। कैसे, द अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जो टैक्स था जो पे करना होता था लैंड ओनर्स को, याद रखना डायरेक्टली पीजेंट्स को नहीं पे करना होता था। ये क्या है, एक तरफ मान लो ब्रिटिशर्स हैं, फॉर बी मीन्स ब्रिटिशर्स, और एक तरफ है लैंड ओनर्स, एल मीन्स लैंड ओनर्स।
तो एक तरफ है फिर यहाँ पे पीजेंट्स, जो किसान है, पी फॉर पीजेंट्स। होगा क्या, ये लैंड ओनर्स जाएंगे पीजेंट से पैसे लाएंगे, फिर उसके बाद वो ब्रिटिशर्स को दे देंगे। अब ब्रिटिशर्स ने मान लो 1000 रुपीज़ एक फिक्स अमाउंट कर दिया सपोज, तो इनको चाहिए चाहिए हर महीने। अब ये लॉर्ड जो होंगे, लैंड मतलब जो लैंड लॉर्ड होंगे, लैंड ओनर्स होंगे, ये 1000 रुपये लेने जाएंगे इनसे। हो सकता है ये 2000 भी ले लें भाई उनसे, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बस 1000 से मतलब है। ये बीच वाला जो है ना, ये मिडलमैन कितने भी ले ले, उससे ब्रिटिशर्स को कोई मतलब नहीं है। तो इसमें कभी कभी क्या होता था, लैंड ओनर्स अपना भी फायदा बना लिया करते थे, क्योंकि अमाउंट फिक्स था ऊपर से एक रेट। सो वंस द टैक्स वाज सेट इट वुड नेवर बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। एक बार अगर 1000 रुपये का टैक्स फिक्स हो गया, तो वो ना तो 1000 से 1100 का भी हो सकता था, ना 1000 से 900 का भी हो सकता था, ना बढ़ेगा ना घटेगा, फिक्स, नो मैटर द प्रोडक्शन इज अप डाउन, कैसा भी हो उनको पैसा चाहिए। सो इससे एक स्टेबिलिटी आई, उनको टैक्स मिलता रहता था, और लैंड ओनर्स में भी एक मोटिवेशन रहता था, भाई पैसा लेकर आएंगे तो अपने को भी फायदा रहेगा, तो उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होती थी, फ्लक्चुएशंस नहीं होती थी। ठीक है, एक फिक्स अमाउंट देना होता था। फिर क्या होता है, जमींदार्स एक्ट एज लैंड ओनर्स। क्या होता है अंडर दिस सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, द जमींदार्स बिकेम द ऑफिशियल ओनर्स ऑफ द लैंड बिफोर द ब्रिटिश रूल, मैनी जमींदार्स वर्स ओनली टैक्स कलेक्टर्स। क्या होता है कि इनको अपना लैंड ओनर वाला जो था एक वो कैरेक्टर, वो भी अब इनका मिल गया, कि भाई ये लैंड के ओनर्स थे, अब ये प्रॉपर उस अपने लैंड को खरीद और बेच सकते थे। इन केस अगर ऐसा होता था कि ये प्रॉपर टैक्स नहीं दे पाते थे ब्रिटिशर्स को टाइम पे, तो इन्हीं के लैंड को जो है ऑक्शन में भेज दिया जाता था और वो बिक जाता था, ऐसा भी होता था। सो परमानेंट सेटलमेंट से क्या हुआ, इनको लीगल ओनरशिप मिल गई, राइट्स मिल गए अपने लैंड के। पहले तो ये सिर्फ टैक्स कलेक्शन कर रहे थे, पर ब्रिटिशर्स ने इनको ओनरशिप के राइट्स भी दे दिए, आप अपना जो लैंड है इसका ओनर आप खुद हो। So this new ownership allowed जमींदार्स to collect rent from the farmers और tenants who worked on their land। जब ये लैंड राइट्स आ गए, तो ये अपने ही लैंड से अपना अलग से भी टैक्स ले सकते थे। जो इनके मान लो जमीन पे कोई बंदा किराए पे खेती कर रहा है, टेनेंट है, कोई ऐसा फार्मर है, तो ये उससे पैसे ले सकते थे। सो दे वर फ्री टू डिसाइड हाउ मच रेंट टू चार्ज फ्रॉम द फार्मर्स। इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, ये अपने मनमर्जी से टैक्स लेते थे। सो एज लॉन्ग एज दे पेड द एग्रीड अमाउंट ऑफ द टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो 1000 रुपया देना है, वो जो फिक्स अमाउंट था वो तो दे ही रहे हैं, उसके ऊपर कितना भी पैसा कमाओ ब्रिटिशर्स आपसे पूछने नहीं आएंगे। सो इतना सिंपल सा है ये भाई। फिर क्या होता है, हेरिडेटरी ओनरशिप। द ओनरशिप ऑफ द लैंड वाज मेड हेरिडेटरी। अब जो इनके लैंड थे वो आगे अपनी आने वाली जनरेशन्स को भी जो लैंड ओनर्स हैं वो दे सकते थे। सो इसका मतलब यही है कि ये जनरेशन टू जनरेशन आगे जमींदार की फैमिली में लैंड पास होता रहेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पेइंग टैक्सेस। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक फिक्स टैक्स एक लगा रखा था, भाई इतना चाहिए चाहिए। सो जमींदार्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो कलेक्ट करना टैक्स को फार्मर से, और उसके बाद वो टैक्स आगे पे करना ब्रिटिशर्स को। तो बिल्कुल सिंपल है। सो अगर एक जमींदार फेल हो जाता था पे करने में टैक्स, तो होता क्या था, वो अपना लैंड भी लूज कर सकते हैं भाई, क्योंकि ब्रिटिशर्स आएंगे और वो छीन लेंगे उसकी जमीन। सो दिस रूल पुट प्रेशर ऑन जमींदार्स। एक प्रेशर्स भी मतलब प्रेशर सिचुएशन भी रहती थी, अगर इनकेस टैक्स नहीं मिला तो मेरी जमीन से हाथ धो बैठूंगा। तो ये बातें हैं। इम्पैक्ट ऑन फार्मर्स। पीजेंट्स पे क्या असर पड़ा परमानेंट सेटलमेंट का। फॉर द फार्मर्स हु वर्कड ऑन द लैंड दिस सिस्टम ऑफन बिकेम अ बर्डन। जो फार्मर्स थे उनके लिए एक बर्डन भी बन गया। कभी कभी क्या होता था, सिंस जमींदार्स हैड टू पे अ फिक्स टैक्स दे वुड समटाइम्स रेज द रेंट टू वेरी हाई लेवल्स। मान लो कि उनको जमींदार्स को तो 1000 ही देना है आगे, लेकिन वो जमींदार इनसे आके ना विचारों से 2000 रुपये ले रहे हैं, तो इनके ऊपर तो बर्डन ही है ना, ये तो इतना प्रॉफिट बना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उन्हीं का फायदा हो रहा है जो मिडल मैन्स हैं। सो मैनी फार्मर्स कुड नॉट पे द हाई रेंट्स। जो बहुत सारे फार्मर्स थे वो ज़्यादा हाई रेंट जो है पे नहीं कर सकते थे। इससे क्या होता है, पॉवर्टी बढ़ गई, कई फार्मर्स अपनी ज़मीन खो बैठे, बहुत गरीब हो गए। सो इससे क्या है, रूरल एरियाज में बहुत हार्डशिप आ गई, बहुत प्रॉब्लम्स आ गई, और स्पेशली ड्यूरिंग पुअर हार्वेस्ट सीजन्स, और स्पेशली जिस टाइम पे एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होता, तो फेमिन्स रहते हैं, तो भाई बहुत प्रॉब्लम होती है ना टैक्स देने में उस टाइम पे। तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम रही फार्मर्स को। एप्लीकेशन टू स्पेसिफिक रीजन्स। परमानेंट सेटलमेंट पूरे इंडिया में नहीं था, ये बेसिकली बंगाल, बिहार और उड़ीसा और मद्रास के कुछ पार्ट्स में ही इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। लेटर कुछ और भी रेवेन्यू सेटलमेंट्स और सिस्टम्स आए,
बट अलग अलग जगह पे इंडिया में आए, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। परमानेंट सेटलमेंट लिमिटेड जगह पे आया था। फिर है रिवेन्यू फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसका मतलब है कि ब्रिटिशर्स के लिए द परमानेंट सेटलमेंट प्रोवाइडेड अ स्टेट एंड प्रेडिक्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, उनके लिए तो एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गया। बेशक से 1000 रुपये आ रहा है, पर वो आएगा ना, चाहे एग्रीकल्चर सही से हो ना हो, हार्वेस्टिंग सीजन कैसा भी हो, उनका तो पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली हाउ मच टैक्स दे वुड रिसीव ईच ईयर, उनको एक आइडिया मिल गया कितना टैक्स आएगा, फिर वो अपने फाइनेंसिस को अच्छे से मैनेज कर सकते थे, तो उनके लिए फ़ायदा भी था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपके सामने लिखा है, जस्ट वेट अ मिनट। तो हमारा अगला क्वेश्चन कहता है द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हैड अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन द एवोल्यूशन ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, कुछ ऐसे सोशियो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए जो आपको डिस्कस करने हैं। सबसे पहला है कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। जो रिफॉर्मर्स थे, रिफॉर्मर्स का मतलब है जो समाज में कुछ सुधार करना चाहते हैं। सो रिफॉर्मर्स फॉट अगेंस्ट द ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी। कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स हुए जो कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, जैसे ज्योतिराव फूले, जिन्होंने सत्य शोधक समाज के मतलब ये एस्टेब्लिश करने में इनका ही रोल है, जो कि क्या करते थे, लोअर कास्ट के लोग होते थे उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इन्होंने काम चालू किया कि सत्य शोधक समाज, सभी लोग मेरे साथ रहो, जुड़ो मेरे साथ, और जितने भी लोअर कास्ट के लोग हैं उनके भलाई के लिए मैं काम करूंगा, स्कूल्स खोलूंगा एंड ऑल। सो हुआ क्या, सत्य शोधक समाज इज बेसिकली अ सोसाइटी ऑफ ट्रूथ सीकर्स, वाज अ सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन था जो ज्योतिबा फूले ने 1873 में स्टार्ट किया इन महाराष्ट्र, इंडिया। सो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करना, जो ये अनटचेबिलिटी और ये कास्ट सिस्टम वगैरह ये सब ना हो, और अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना, जो ओप्रेस्ड लोग हैं, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, विमेन हैं, अनटचेबल्स हैं, उनके लिए बेसिकली इनका फोकस ज़्यादा था। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक और रिफॉर्मर आते हैं यहाँ पे। इन्होंने दलित राइट्स के बारे में बात करी, इवन इन्होंने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते टाइम भी ये सब बातें डिस्कस करी। और हुआ क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से अबॉलिश कर दिया है। सो आप मान सकते हो कि इक्वलिटी या सोशल जस्टिस है जो आज मॉडर्न इंडिया में, उसके अंदर भीमराव अंबेडकर जी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इन्होंने वो बातें रखी। फिर है जेंडर इक्वालिटी एंड विमेन राइट्स। जेंडर इक्वालिटी की अगर बात आती है, जब आप मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हो तो आप इसमें देखोगे कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस थी, जैसे सती प्रथा है, चाइल्ड मैरिज है, विमेन्स की एजुकेशन को डिनाइल में मतलब एकदम मना कर देना कि नहीं विमेन तो पढ़ ही नहीं सकती हैं। तो इन सभी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आवाज उठाने वाले बंदे का नाम था राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो सती प्रथा को बैन करवाया। 1829 में आवाज उठाई। सती प्रथा बेसिकली क्या, आपके अगर पति की डेथ हो गई है, उसकी चिता के साथ आपको भी जला दिया जाएगा जो पत्नी होगी। सो ये बिल्कुल भी फेयर नहीं था। सो इसके अलावा इन्होंने विमेन राइट्स के बारे में बहुत ज्यादा आवाज उठाई। इन्होंने, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसका नाम था ब्रह्मो समाज। जैसे ज्योतिबाराव फूले जी का क्या था, सत्य शोधक समाज, इनका था ब्रह्मो समाज। ठीक है, तो ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस बनाते थे, सभी लोग आके जुड़ते थे। फिर आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने विडो रीमैरिज, जो विधवा होते हैं, विधवा हमारे पहले के जमाने में क्या होता था, अगर किसी का पति मर गया तो उसको पूरी जिंदगी बिल्कुल सफेद कपड़ों में रहना है, कोई फालतू मेकअप या कोई ऐसा कुछ नहीं करना, और वो दोबारा शादी भी नहीं कर सकती। सो री मैरिज अलाउड नहीं थी, लेकिन इन्होंने आवाज उठाई और विडो री मैरिज एक्ट ऑफ 1856 आया, और उसके बाद से विडोज भी शादी कर सकती थी। और गर्ल्स एजुकेशन के लिए भी इन्होंने काम करा। तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडिया में विमेन राइट्स और जेंडर इक्वालिटी के लिए आवाज उठाने वाले लोगों की बात होती है तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का नाम भी आएगा उसमें। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हमारे यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म्स। अब हमारे हिंदुइज्म में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, जिसके रिफॉर्म के लिए काम करा स्वामी विवेकानंद ने। इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था रामाकृष्णा मिशन। इन्होंने क्या करा कि भाई रिलीजियस टॉलरेंस, आप अपने रिलीजन को अच्छा बोल के दूसरों को बुरा मत बोलो, सभी के साथ अच्छे से रहो। और नेशनल प्राइड, नेशनलिज्म, इन सब के ऊपर इन्होंने बात करी। मॉडर्न हिंदुइज्म, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिफॉर्म की जरूरत है, इन सब के ऊपर ये लोग बढ़िया बढ़िया एकदम एकदम स्पीच देते थे। फिर है दयानंद सरस्वती जी आते हैं,
जिनकी सोसाइटी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आर्य समाज। इन्होंने प्रमोट किया कि भाई हमें वैदिक वैल्यूज की तरफ वापस लौटना चाहिए, जो हमारे वेदों की नॉलेज है उसको दोबारा से हमें पढ़ना चाहिए, और हमें कोई किसी तरीके के सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास पे विश्वास नहीं रखना चाहिए, आइडल वर्शिप या ऐसे रिचुअल्स जो खराब हैं वो हमें नहीं करने चाहिए। रिजल्ट ये हुआ कि मेड रिलीजन मोर इंक्लूसिव, इनकी वजह से हमारा जो हिंदुइज्म है वो और इंक्लूसिव बना, थोड़ा सा मॉडर्न वैल्यूज के साथ भी जुड़ा, कुछ रिफॉर्म्स भी हुए हिंदुइज्म में जैसा कि ये चाहते थे। फिर है एजुकेशनल एंड सोशल अवेयरनेस। जो ये रिफॉर्मर्स थे ये चाहते थे एजुकेशन सोसाइटी के हर बंदे को मिले, चाहे लोअर कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, जो भी है, बच्चा है, विमेन है। तो विद्यासागर जी जो थे और जो ज्योतिबा फूले जी थे, उन्होंने स्कूल्स खोले स्पेशली फॉर विमेन एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन, क्योंकि इन्हीं को ही एजुकेशन से दूर रखा गया था अभी तक। तो इन्होंने ये काम करा जो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएबल है। एजुकेशन बिकेम अ टूल टू फाइट इग्नोरेंस, सुपरस्टिशन एंड इनजस्टिस। एजुकेशन होगी तो आपको कोई इग्नोर नहीं कर सकता, आप फालतू के सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करोगे, और आपके साथ कभी इनजस्टिस नहीं हो सकता। तो रिजल्ट यही निकला, द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन बिकेम अ की फैक्टर इन बिल्डिंग अ मोर प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव सोसाइटी। फायदा इसका ये हुआ, जब लोग पढ़ने लिखने लगे तो थोड़ी और प्रोग्रेसिव और इंक्लूसिव सोसाइटी बनी, जो कि आगे और ज़्यादा फायदा देगी अगर आप एजुकेट करोगे अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, विमेंस को। ठीक है। नेशनलिज्म और मॉडर्न आइडेंटिटी। रिफॉर्म मूवमेंट्स टाइड क्लोजली विद द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। स्वामी विवेकानंद एम्फसाइज नेशनल प्राइड। और आप देखोगे इन्हीं रिफॉर्मर्स ने में से किसी ने नेशनलिज्म पे भी बहुत बात करी है कि अपने जो पहचान है और जो आप स्पिरिचुअलिटी है आपके अंदर वो होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। आप ये कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ सकते हो, इसके लिए आवाज़ उठाई हमारे जो थे विवेकानंद जी। सो रिफॉर्मर्स ने बहुत मेहनत करी अपनी सोसाइटी को यूनाइट करने के लिए, सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉलोनियल ये जो ऑपरेशन है इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस के लिए रेडी करना इंडियंस को। तो इन्होंने यही एक मॉडर्न इंडिया में बहुत रिफॉर्म्स करे, जहाँ पे ये लोग चाहते थे कि इक्वालिटी हो, सोशल जस्टिस हो, और हम सभी मिलकर एक रहकर अपने इस इंडिया को आगे लेकर जाएं, ये इनका मानना था। लेगेसी इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, इनकी लेगेसी की बात करें तो ज़्यादातर जो हमारे मॉडर्न इंडिया के जो लॉज और वैल्यूज़ हैं, जैसे कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, विमेन राइट्स, यूनिवर्सल एजुकेशन, ये इन्हीं रिफॉर्मर्स की तो देन है। आज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को एबोलिश किया गया, तो वो क्या इन्हीं की देन थी? विमेन राइट्स हैं वो भी इन्हीं की देन थी। जो एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन RTE एक्ट है, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इन्हीं के ही आइडियाज से आया। सो कंटेम्प्रेरी सोशल मूवमेंट्स फॉर जेंडर इक्वालिटी, कास्ट राइट्स एंड एजुकेशन कंटिन्यू टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम दीज रिफॉर्मर्स। आज भी अगर कोई सोशल मूवमेंट चलता है, जेंडर इक्वालिटी की बात उठती है, तो वो इंस्पिरेशन तो इन्हीं लोगों से लेते हैं ना, जिन लोगों ने पहले ये सब कर रखा है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन्स, आप इसको एक बार पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है, व्हाट फैक्टर्स contributed to the decline of traditional industries in the late 18th and early 19th century in India? De-industrialization और drain of wealth। क्या वो रीजंस थे, क्या वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से हमारे इंडिया की जो फैक्ट्रीज थी, जो हमारी इंडस्ट्रीज थी, वो उसमें डिक्लाइन आया, हमारा यहाँ का पैसा सारा बाहर चला गया ब्रिटेन में, हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ नहीं, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। तो इसका क्या रीज़न था वो आपको समझाना है। सो आइए समझते हैं। ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ। हुआ क्या, जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज थी वो थोड़ी एक्सट्रैक्टिव थी, वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते थे हमारे पैसे को, हमारे रिसोर्सेज को। सो द ब्रिटिश ड्रेन्ड वेल्थ फ्रॉम इंडिया बाय ट्रांसफरिंग रिसोर्सेज, प्रॉफिट्स एंड टैक्सेस फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। इंडिया का पैसा, इंडिया के रिसोर्सेज, इंडिया से जितना मुनाफा प्रॉफिट कमाया वो सारा पैसा वो सब कुछ ब्रिटेन में जाता था, और इंडियन इकोनॉमी के लिए वो कुछ इन्वेस्ट नहीं करते थे। सो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ ही तो है, आपकी सारी वेल्थ को वो ड्रेन करके अपने उधर ले जा रहे हैं। सो इससे क्या है कि भाई हमारे यहाँ पे तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा हो गई और हमारी पॉपुलेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रिसोर्सेज वगैरह जो चाहिए होते हैं ना इंडस्ट्री के लिए, सबसे पहली चीज़ तो रिसोर्सेज ही होते हैं। जब संसाधन नहीं होंगे, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इंडस्ट्री कहाँ से लगाओगे? तो ये सब तो ब्रिटिशर्स ले गए अपने वहाँ पे ब्रिटेन में। फिर क्या होता है आगे, लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। हुआ क्या, जो परमानेंट सेटलमेंट था, रैयतवाड़ी सिस्टम था, महलवाड़ी सिस्टम था, ये सब टैक्स कलेक्शन के सिस्टम थे। इनसे क्या हुआ, इन लोगों ने इतना हाई टैक्स लिया
कि जो हमारे पीजेंट्स थे, जो गरीब लोग थे, जो अपने किसान थे, वो डेप्ट में आ गए, वो कर्ज में आ गए। सो इससे उनकी परचेजिंग पावर कम हो गई और हुआ क्या, डिमांड भी कम हो गई, जिससे कि जो लोकली जो प्रोड्यूस गुड्स होते थे, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज होती थी, उनका सामान बिकना भी बंद हो गया। जब परचेजिंग पावर ही नहीं होगी तो लोग खरीदेंगे क्या? तो इस वजह से फिर वो और जितने रिसोर्सेज थे अपने वहां ले जाने लगे। फिर है अनइक्वल ट्रेड पॉलिसीज। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक बिल्कुल अनइक्वल सिस्टम बना रखा था ट्रेड का, वेर इन इंडिया एक्सपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, इंडिया से रॉ मटेरियल्स बाहर जाता था, कॉटन हो गया, इंडिगो हो गया, ओपियम हो गया, ब्रिटेन भेजते थे वो लोग, अपना जितना भी रॉ मटेरियल है यहाँ से वो ले जाते थे इंडिया से, ब्रिटेन में वो रखते थे उसको, और इन रिटर्न वो इंपोर्टेड आइटम्स आती थी जिसको खरीदना पड़ता था। अब इससे क्या होगा, आपका तो सारा कच्चा माल वो रॉ मटेरियल ले गए, आपको इंपोर्टेड बना के बेच रहे हैं महंगे दामों में, दूसरे मतलब डबल रेट में, तो ये तो आपका लॉस ही हुआ ना इंडिया का। टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। होता क्या था कि ब्रिटिशर्स के पास नॉलेज ज़्यादा थी, वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था ऑलरेडी, वो सब कुछ मशीनों से काम करते थे, खासकर टेक्सटाइल वगैरह, कपड़े वगैरह मशीनों से बनाते थे, जिससे वो चीपली और एफिशिएंटली और बहुत क्विकली बना पाते थे। इंडियंस ऐसा नहीं कर सकते थे, अभी उनके पास उतनी मशीनें नहीं थी। टेक्सटाइल मिल्स जो थी ब्रिटेन के अंदर, जो ब्रिटिश मिल्स थी, इक्विप्ड विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक द स्पिनिंग जेनी एंड पावर लूम्स, उनके पास जो थे, जो मतलब हमारे यहाँ क्या है ना, हैंडलूम होता था, हाथ से कपड़ा बनता है, उनका क्या पावर लूम, वो सीधा इलेक्ट्रिक वो मशीन है, कपड़ा बना रही है। इससे क्या होगा कि वो बिल्कुल कंपटीशन में आगे निकल जाएंगे और लोकल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे इंडिया का जो है कोई पूछेगा नहीं, ऐसा उन्होंने कर दिया। डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया हमारे यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। कैसे? डिक्लाइन ऑफ कॉटन वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट, बिकॉज द मोस्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री वाज द कॉटन वीविंग सेक्टर। सबसे ज्यादा अगर कोई अफेक्ट हुआ वो कॉटन वाली इंडस्ट्री थी, बिकॉज इंडियन कॉटन टेक्सटाइल्स हैड बीन रिनोन्ड ग्लोबली फॉर देयर क्वालिटी। हमारे यहाँ का कॉटन पूरी दुनिया में जाना जाता था अपनी क्वालिटी के लिए, बट विद द इन्फ्लुक्स ऑफ चीपर ब्रिटिश मशीन मेड गुड्स, इंडियन वीवर्स एंड आर्टिसन सॉ देयर लाइवलीहुड्स कोलैप्स। लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने मशीनों से जो बना दिए ना कपड़े, वो जल्दी बने, सस्ते बने, तो लोगों ने उसको लेना शुरू कर दिया। तो हमारे यहाँ के जो वीवर्स थे, जो आर्टिसंस थे, कपड़े बनाने वाले लोग थे, उनका नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा भयंकर नुकसान। बैन ऑन इंडियन एक्सपोर्ट, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, हमारे इंडियन के जो कॉटन टेक्सटाइल्स हैं उनको बिल्कुल बैन कर दिया कि आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, आप हमें बस कॉटन दोगे, हम बनाएंगे, आपका कोई राइट नहीं एक्सपोर्ट करने का। सो इंडियन सामान को कोई भी नहीं खरीद पा रहा था, क्योंकि इंडियंस को बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था, जबकि ब्रिटिशर्स अपना सामान यहाँ पे बिल्कुल बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के बेच रहे थे इंडिया में लाके। तो यही तो है ना रीजंस। मोनोपोलाइजेशन बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी, हुआ क्या कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने ट्रेड को मोनोपोलाइज कर दिया इन क्रिटिकल कमोडिटीज लाइक टेक्सटाइल, सॉल्ट और ओपियम। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कपड़ा, आपका नमक और ओपियम, इसके ऊपर पूरा कंट्रोल बना लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और इंडिया के जो आर्टिसंस होते थे वर फोर्स टू सेल देयर गुड्स एट लो प्राइसेस, उनके ऊपर फोर्स करा गया कि आप सस्ते दामों में हमें ही दोगे, आप किसी और को नहीं बेच सकते। और उस पैसे को मतलब वो क्या है, उनको बहुत ही ज़्यादा कम पैसा वो देते थे, जिससे वो दोबारा इंडियन कुछ कर भी नहीं सकते, और वो सस्ते में सामान खरीद लेते थे ब्रिटिशर्स, बाद में उसको वो एक्सपोर्ट करते थे, फायदा अपना कमाते थे, इंडियंस को कुछ नहीं मिलता था। फिर है एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स। हुआ क्या, इंडिया वाज टर्न इनटू अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंडिया एक सप्लायर बन के रह गया कि भाई अपना सारा रॉ मटेरियल जा रहा है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए, खासकर कॉटन, और द वैल्यू एडिड स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन वर कैरिड आउट इन ब्रिटेन, बाकी का सारा काम ब्रिटेन में हो रहा था, वाइल इंडिया लॉस्ट आउट ऑन बोथ जॉब्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। यहाँ के लोगों की जॉब्स चली गई, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करते थे, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी पड़ गई, मैन्युफैक्चरिंग का काम बिल्कुल ठप हो गया, तो ये इनका लॉस हो गया। फिर है नो इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, जब सारा माल चला गया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होगा। अनलाइक ब्रिटेन विच इन्वेस्टेड इन मॉडर्नाइजिंग इट्स इंडस्ट्रीज, वो इन्वेस्ट कर रहा था अपनी इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने में, लेकिन हमारा इंडिया तो बस एक सप्लायर बन के रह गया था, कोई इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ के जो इंडस्ट्री सेक्टर में नहीं हो रहा था।
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट फॉर ब्रिटिश बेनिफिट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि रेलवेज, टेलीग्राफ सिस्टम, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए बनाया था कि रॉ मटेरियल ले जाने के लिए इजी हो थोड़ा सा, इसलिए रेल बना दो। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट्स जो थे सिर्फ ब्रिटिशर्स को हेल्प कर रहे थे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने में, बट इन्होंने थोड़ा बहुत ही इंडियन इंडस्ट्रीज को फायदा दिया होगा, वरना ये रेलवे वगैरह अंग्रेजों ने अपने लिए बनाई थी, हमारे लिए नहीं बनाई थी। उनको आसानी हो, उनका क्या होता था, ज़्यादातर मान लो ये इंडिया है और ये जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं, अब यहाँ तक पहुँचने के लिए सामान यहाँ से लाना है, बिहार से, उड़ीसा से, झारखंड से, तो वो वहाँ से सामान लाते थे रेलवे से, फिर उसके बाद यहाँ पे आता था, फिर वो अपना जहाज में डालते थे और ले जाते थे बाय वाटरवे। तो इस तरीके से इनका सीन था पूरा ये। ओके, फिर उसके बाद है फेमेन एंड पॉवर्टी। हुआ क्या, ये जो डिक्लाइन आया इससे क्या हुआ, बहुत लोगों को नुकसान पहुंच गया, खासकर जो मतलब आर्टिसंस थे वो अब फार्मर्स बन गए, क्योंकि भाई काम तो था नहीं इंडस्ट्रीज में। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टैक्स, भाई फार्मर बनोगे तो टैक्स भरो, और कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है भाई, बेरोजगारी अलग है। तो इससे क्या हुआ, एक ट्रैप में फंस गया इंडियन जो था, मतलब उसको कोई रास्ता ही नहीं मिला कि वो करे क्या, हर तरीके से प्रॉब्लम। एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट आया, फोकस ऑन कैश क्रॉप्स। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ज्यादा फोकस अपना कैश क्रॉप्स पे कर दिया। इंडियंस को बोला, ओए भाई बात सुनो, ये जो ये आप वीट और ये सब गेहूं वेहूं और ये राइस वगैरह उगा रहे हो उसको थोड़ा कम करो, हमें ऐसी क्रॉप्स चाहिए लाइक कॉटन, इंडिगो, जिसको हम बेचें, एक्सपोर्ट करें और हमारा फायदा हो। तो इन्होंने इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया हमारे फार्मर्स को, खासकर चंपारण में, तो भाई बहुत बुरा हाल था इनका। मतलब इन्होंने क्या अपनी मर्जी से क्रॉप्स उगवा रहे थे, उसको बेच रहे थे। सो यही है कि भाई दिस एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एग्रीकल्चर। अब इनका पूरा ये जो एग्रीकल्चर था वो कैसा था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। वो इंडिया में जो भी उगवा रहे थे वो एक्सपोर्ट की नज़र से उगा रहे थे कि कैश मिलेगा वापस उसको बेच के। ठीक है, इससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को कोई फायदा नहीं हो पाया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जो कि है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द इम्प्लीमेंटेशन एंड आउटकम्स ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम विद अदर रेवेन्यू सिस्टम्स सच एज महलवाड़ी सेटलमेंट। तो मैंने आपको परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा दिया, अब दो और हैं वो भी आपको समझा देता हूं कि इस वाले में वो टैक्स कैसे लेते थे। देखो भाई, रैयतवाड़ी सिस्टम सबसे पहले हम समझते हैं, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, थॉमस मुनरो। ये प्राइमरली मद्रास के अंदर आया था और बॉम्बे में आया था ये सिस्टम। और इसमें क्या था कि मेनली साउथ और आपका वेस्ट इंडिया, मैंने आपको बता दिया है, मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ पार्ट्स में ये रैयतवाड़ी सिस्टम था। होता क्या था, ब्रिटिशर्स इसमें डायरेक्ट एक सेटलमेंट कर लेते थे पीजेंट्स के साथ, कोई मिडल मैन नहीं होता था। और इसमें क्या होता था, रेवेन्यू कलेक्टर जो होता था वो रैयत खुद होता था, कल्टीवेटर जो फार्मर है वो सीधा ही पैसे दे देता था। लेकिन महलवाड़ी सिस्टम क्या था, ये थोड़ा सा अलग है। इसको इंट्रोड्यूस किया था होल्ट मैकेंजी ने नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में, बाद में इसको मॉडिफाई करा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये नाम याद रखना, कौन इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, कौन इसमें अपडेट कर रहा है। फिर क्या है, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हैं सच एज उत्तर प्रदेश, पंजाब और सेंट्रल इंडिया का कुछ पार्ट है, वहां पर महलवाड़ी सिस्टम लाया गया था। इसमें क्या एक सेटलमेंट बनाया जाता था विलेज कम्युनिटीज के साथ। ठीक है, और पूरी की पूरी मतलब होता क्या था, विलेज का जो हेडमैन होता था, जो गांव का मुखिया होता था, वो पूरे गांव के बिहाफ पर वो जाके टैक्स देता था। पूरे गांव का जितना भी टैक्स बना है वो गांव का ही जो मेन हेडमैन है वो आके देगा। इतना समझ आ गया। फिर क्या है, रैयतवाड़ी में सिस्टम में क्या होता था कि लैंड ओनरशिप किसके पास थी, ये समझो। सो पीजेंट प्रोपर, यहाँ पे आप अगर देखोगे कि जो पीजेंट्स होते थे, रैयत होते थे, उनके पास राइट थे अपने लैंड के, ओनरशिप थी। ठीक है, और वो उसी के ही पैसे देते थे, मतलब टैक्स वगैरह वो देते थे। और क्या था, रेवेन्यू का असेसमेंट, मतलब सॉरी, इसके पहले आप ये लैंड ओनरशिप इसकी भी देख लो, महलवाड़ी की। द विलेज, एक पूरे विलेज को एक महल कहा जाता था। कलेक्टिवली ओन द लैंड, पूरे गांव का एक कलेक्टिवली वो लैंड होता था। एंड द रेवेन्यू वाज असेस्ड ऑन द होल विलेज, और पूरे गांव का टैक्स जाता था। सिंपल है भाई। फिर है रेवेन्यू असेसमेंट, इसमें क्या है, बेस्ड ऑन द कैपेसिटी ऑफ ईच इंडिविजुअल रैयत्स लैंड टू प्रोड्यूस। इसमें क्या है, हर किसी की जितनी कैपेसिटी होती थी उसके अकॉर्डिंग टैक्स लिया जाता था, फिक्स टैक्स नहीं था। अगर आप पीछे आपको याद हो, परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स टैक्स था, ऐसा यहाँ पे नहीं था। महलवाड़ी में क्या है, बेस्ड ऑन द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द विलेज, पूरे विलेज का जो टोटल प्रोड्यूस होता था उसके अकॉर्डिंग टैक्स बनता था। फिर है फ्रीक्वेंसी ऑफ सेटलमेंट, ये क्या होता था, इसको हर 20 से 30 साल में इसको रिवाइज किया जाता था।
और इसको भी हर 20 से 30 साल में रिवाइज किया जाता था, बदला जाता था। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द रैयत्स, ये मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द विलेज हेडमैन्स, ठीक है, गांव के मुखिया से सीधा ले लेते थे। फिर इम्पैक्ट ऑन पीजेंट्स, पीजेंट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि भाई हुआ क्या, कभी कभी इसमें रैयतवाड़ी सिस्टम में बहुत हैवी टैक्स और बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था रैयत्स के लिए, जिससे क्या है वो कर्ज में चले गए, इंडेप्टनेस बहुत ज़्यादा हो गई। और अगर यहाँ देखें दो स्लाइटली लेस एक्सप्लॉइटेटिव, देखो क्योंकि पूरा गांव दे रहा है ना इसको, किसी अकेले पे तो बर्डन आएगा नहीं। सो इट ऑल्सो लेड टू बर्डन ऑन द विलेज एज अ होल एंड हेडमैन ऑफन एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्स, कभी कभी ये हेडमैन जो होता है ना, अब ये ज़्यादा पैसे ले लेता था विलेजर्स से जाके, क्योंकि इसको पैसे देने होते थे पूरे गाँव के बिहाफ पे, तो ये वही जमींदार वाला काम कर रहा है, ठीक है। फिर एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ, इनकरेज्ड प्राइवेट लैंड ओनरशिप बट हाई टैक्सेस डिस्करेज्ड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। जिसके प्राइवेट लैंड खुद की ज़मीनें थी भाई, उनको तो पूरा मोटिवेशन मिला कि हाँ भाई चलो कुछ करते हैं, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा टैक्स लगाने की वजह से क्या है, इनको डिमोटिवेशन का भी सामना करना पड़ा। यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ पे क्या हुआ, लेड टू कलेक्टिव विलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे पूरे विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, एक कलेक्टिव फीलिंग आई अंदर से, हाँ भाई हम सभी को काम करना है मिलके। इससे क्या होता है, समटाइम्स कॉजिंग लैक ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव, कभी कभी इंडिविजुअल्स कुछ ऐसे होते थे जो इनिशिएटिव नहीं लेते थे, वो कहते थे अरे पूरे गाँव का है ना, हम क्यों टेंशन पालें इतनी। फिर है ब्रिटिश कंट्रोल, अगर हम इसकी बात करें तो ब्रिटिश कंट्रोल ज़्यादा था इसमें, ठीक है, इंडिविजुअल्स पे। और इस वाले में क्या है कि लेस डायरेक्ट ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडिविजुअल्स, मोर कंट्रोल थ्रू इंटरमीडिएट्स विलेज हेड्स। होता क्या था कि इस वाले में टैक्स लेने का काम विलेज हेडमैन का था, गांव के मुखिया का, लेकिन इस वाले में खुद ब्रिटिशर्स ही तो टैक्स लेते थे, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो इसमें कंट्रोल ज़्यादा था, इसमें कंट्रोल कम था। तो ये आपका हो जाएगा, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा जो आपके सामने है, causes and consequences of the revolt of 1857। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके कॉजेज क्या थे और क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, क्यों हुआ था भाई, क्यों लोगों ने इतना ज़्यादा दंगा फसाद मचा रखा था, आइए मैं आपको बताता हूँ। आपने कभी 12th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको याद होगा 1857 का रिवोल्ट, म्यूटिनी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। तो आइए देखते हैं तो पॉलिटिकल कॉजेज क्या थे। देखो इसमें हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ना हम सारे इंडियंस खड़े हो गए थे अलग अलग जगह से। सबसे पहला पॉलिटिकल रीजन आता है यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इसका मतलब क्या है, ब्रिटिशर्स ने एक पॉलिसी बनाई, कोई भी इंडियन रूलर जिसका कोई बच्चा नहीं होगा, अगर वो मान लो कोई बच्चा नहीं है तो वो किसी को, अगर उसका कोई हेयर नहीं है आगे, मतलब जो मतलब उसका क्या कहते हैं हम उत्तराधिकारी मान लो, या अगर कोई किंग मर गया तो उसके बाद आगे उसका वो जो है संभालने वाला कोई नहीं है, तो उसका पूरा किंगडम ब्रिटिशर्स एनेक्स कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। और इससे बहुत रूलर्स भाई गुस्सा हो गए जिनका बच्चा नहीं था, खासकर जो झांसी की रानी थी उनका अपना बच्चा नहीं था, तो भाई उनको भी तो लड़ना पड़ा था, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, क्योंकि उनको रीजन क्या दिया गया था, आपका बच्चा खुद का नहीं है, गोद लिया हुआ बच्चा है, तो ये पूरा का पूरा जो है आपका किंगडम हमारे को दे दो। तो ऐसा था ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ऐसे में बहुत से रूलर्स लड़े, सतारा के जो रूलर्स थे, झांसी की जो रूलर थी, तो एक तो ये रीजन हो गया, अलग अलग जगहों से लोग लड़े थे। फिर आता है डिसरिस्पेक्ट टू इंडियन प्रिंसेस। जो ब्रिटिशर्स होते थे वो इंडियन रूलर्स की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते थे, और खासकर एक एग्जाम्पल है नवाब वाजिद अली शाह का, जो अवध के नवाब थे, इनको डीथ्रोन कर दिया, हटा दिया गद्दी से इनको, जिससे क्या है लोग इनसे प्यार करते थे भाई नवाब वाजिद अली शाह से। जब इनको गद्दी से हटाया गया था ना, लोग रोते रोते गए थे इनके पीछे, लेकिन इससे क्या लोगों में गुस्सा आ गया, और ये भी एक रीजन बना। फिर आता है इकोनॉमिक कॉजेज की बात करें, जैसा कि अभी तक हम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगाए जाते थे, इससे बर्डन आ रहा था फार्मर्स के ऊपर और गरीबी बढ़ती जा रही थी, पॉवर्टी। सो द ब्रिटिश लैंड पॉलिसीज, जैसे कि मैंने आपको 2-3 पॉलिसीज बताई, जो वो भी बहुत ज़्यादा बर्डन में डाल रही थी फार्मर्स को, तो इस वजह से उनके अंदर भी एक एंगर था। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैंडीक्राफ्ट, ये मैंने आपको बताया पीछे कि इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम वगैरह, कॉटन इंडस्ट्रीज, वो सारी डिस्ट्रॉय कर दी थी ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि वो अपना इंपोर्टेड माल लाकर इंडिया में बेच रहे थे, और बहुत से वर्कर्स जो बहुत स्किल्ड थे वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि भाई उनकी कोई इंडस्ट्रीज चल नहीं रही हैं तो वो क्या करेंगे फिर अब, तो उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा। फिर कुछ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज भी आते हैं यहाँ पे।
वेस्टर्न लोगों ने, इन ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म्स करे, जैसे कि बहुत लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे ब्रिटिशर्स के इन रिफॉर्म से। जैसे कि एक तो है द एबोलिशन ऑफ प्रैक्टिसेस सच एज सती प्रथा। सती प्रथा को ब्रिटिशर्स ने बंद करवा दिया था, तो जो बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स लोग थे इंडियन सोसाइटी में, वो गुस्सा आ गए कि ये क्यों हमारे रिचुअल्स कल्चर्स को चेंज कर रहे हैं। सो इससे क्या हुआ कि वो उनके ट्रेडिशनल लाइफ को बदलना चाह रहे हैं, इंटरफेयर कर रहे हैं, तो इंडियंस को गुस्सा आ गया। रिलीजियस फियर, फिर क्या हुआ, एक अफवाह फैली, एक रूमर फैला कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं, वो आपका धर्म भ्रष्ट करेंगे, और उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, जो हिंदू लोग हैं उनको वो ऐसी मतलब वो कार्टिलेज दे रहे हैं जो कि वो छील के और उसके बाद अपनी गन में लगाते हैं। वो कार्टिलेज के ऊपर का जो कवर होता है ना, दैट कवर इज बेसिकली वो क्या है, गाय का जो वो चर्बी होती है, फैट होती है, उससे बना हुआ है। और वो अगर गाय की चर्बी से वो छीलेंगे, कहीं ना कहीं वही उनका धर्म भ्रष्ट होगा हिंदुओं का। मुस्लिम्स के लिए भी ऐसा ही था कि एक रूमर कि भाई उनमें क्या है, पिग जो होता है वो मतलब बिल्कुल वैसा माना जाता है भाई बुरी चीज है, तो अगर वो पिग वाला फैट उस पर लगा होगा और मुस्लिम्स छीलेंगे तो उनका भी धर्म भ्रष्ट होगा। तो दोनों ऑफेंड हो गए, हिंदू मुस्लिम, ये भी एक रीजन था। मिलिट्री कॉजेस की बात करें तो जो हमारे ब्रिटिशर्स की आर्मी में जो इंडियन भाई काम करते थे, जो सोल्जर्स थे, बहुत बुरी तरीके से वो उनको ट्रीट करते थे, पैसे भी उनको कम देते थे, सैलरी नहीं मिलती थी, और उनके ऊपर रेसिस्ट कमेंट्स करते थे, पता नहीं क्या क्या बोलते थे उनको, तो वो भी गुस्से में आ गए। फिर वही है जो कार्टिलेज वाला इंसिडेंट हुआ था, मैंने आपको बता दिया है। देखो ये कार्टिलेज देख लो एक बार आप, ये बंदूक है, ये इसकी कार्टिलेज है, इसके ये जो वाइट वाइट सा कवर है ना, यही रूमर फैला था कि ये काव और पिग के फैट से बना हुआ है, जो कि दोनों को ऑफेंड कर रहा था, हिंदू एंड मुस्लिम्स बोथ को। अब इसके रिवॉल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, लोग गुस्से में तो आए, तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले लोगों ने इतना दंगा मचा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ही खत्म कर दिया भाई। समझो 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही थी, लगातार रूल कर रही थी, अब इन पे इतना प्रेशर आ गया, आर्मी कम पड़ गई। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी को साइड कर दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन का सीधा रूल आया इंडिया में। क्वीन विक्टोरिया इंडिया की रानी बन गई और इंडिया एक कॉलोनी बन गया ग्रेट ब्रिटेन की, और ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल खत्म होता है। यहां से आगे जितना भी कोई जो भी अब रूल्स बने हैं, जो भी हुआ है, वो सिर्फ ब्रिटिशर्स जो थे ऑफिशियली ग्रेट ब्रिटेन से हैंडल कर रहे थे इंडिया को। अब कोई यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का सीन नहीं रहा। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इंडियन आर्मी जो हमारे यहाँ की ब्रिटिश इंडिया की आर्मी थी उसको रीऑर्गेनाइज करा। उनको लगा कि उनको चेंज करना पड़ेगा, सो दे रिड्यूस द नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स। उन्होंने सोचा भाई ये तो कभी भी धोखा दे सकते हैं इंडियन लोग, तो उन्होंने क्या करा, इंडियन सोल्जर्स को कम कर दिया, ब्रिटिश सोल्जर्स को बढ़ा दिया, ताकि फ्यूचर में कोई ऐसा रिबेलियन ना हो। ठीक है, ये एक रीजन था। पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, अब इन्होंने क्या करा कि भाई इंडियंस को डिवाइड करना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट नहीं होने देना चाहिए, इनको अलग करो। तो उन्होंने ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनाई कि भाई जिससे क्या है, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो, तो ये काम इन्होंने किया, डिवाइड एंड रूल वाला। फिर है चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ रिफॉर्म्स करे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, ताकि कोई रिवोल्ट ना हो। दे प्रोमिस नॉट टू इंटरफेयर इन इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशन सच एज, मतलब इन्होंने प्रोमिस करा इंडियंस को, हम आपके कस्टम्स में, आपके ट्रेडिशंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। दे ऑल्सो इंक्लूडेड इंडियंस इन द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में न्यू ऑफिसर्स जो थे, हाई रैंक ऑफिशियल्स जो थे, उसमें इंडियंस को भी जगह दी। ठीक है, दो ओनली इन लोअर पोजीशंस, कुछ कुछ जगहों पर भाई ऊंची पोस्ट पे भी थे, बट मोस्टली लोअर पोजीशंस, लोअर रैंक ऑफिसर्स पे ही इंडियंस को रखा, क्योंकि इनको लगा कि थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। रेशियल डिवाइड हुआ क्या, द रिवोल्ट, रेशियल टेंशन बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड इंडियंस। हुआ क्या, अब इंडियंस और ब्रिटिशर्स एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर सकते थे आफ्टर दिस रिवोल्ट, सो द ब्रिटिश नाउ हेल्ड अ मोर सुपीरियर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडियन। अब ब्रिटिशर्स खुद को और एटीट्यूड, घमंड में आ गए, अकड़ में आ गए, भाई नहीं तुम हमसे नीचे हो, इंफीरियर फील करो, हम सुपीरियर हैं। सो उनका डिस्ट्रस्ट जो था, एक दूसरे पे जो विश्वास था, वो उठ गया दोनों का। ठीक है, दोनों को पता था कि भाई ये कैसे हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट, दो द रिवोल्ट फेल्ड, 1857 का रिवोल्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन का डायरेक्ट रूल आ गया। रिवोल्ट तो इसीलिए था कि अंग्रेज भागे, पर अंग्रेज तो भागे नहीं।
लेकिन ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस माना जाता है। इससे आगे की जो मूवमेंट्स हुई उनको कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन तो मिला ना एटलीस्ट, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या होता है, ये आपके शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, सो मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या है। सब्सिडियरी अलायंस क्या है, लॉर्ड वेलेस्ली इसको लेकर आए थे 18th सेंचुरी में। ये एक पॉलिसी थी बेसिकली, ये ब्रिटिशर्स का कंट्रोल और ज़्यादा बढ़ाने का एक तरीका था कि ठीक है कि भाई आप डायरेक्ट किसी को जाके कब्जा मत करो, बट बातों बातों में मीठी मीठी बातें करके उसको कब्जा लो, ठीक है। ऐसा कुछ था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट। कैसे, सबसे पहले ये अलायंस जिसके साथ भी होता था, ब्रिटिशर्स बोलते थे इंडियन रूलर्स हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश ट्रूप्स इन देयर टेरिटरी एंड पे फॉर देयर अपकीप। आप अगर हमारे साथ अलायंस करोगे, हमारे ट्रूप्स आएंगे आपके एरिया में रहेंगे, आप ही उनको पैसा दोगे, आप ही उनको संभालोगे। दूसरा है रिस्ट्रिक्शन ऑन अलायंस, अगर आपने हमारे साथ अलायंस किया है तो आप किसी और के साथ अलायंस नहीं कर सकते हो, ना ही आप किसी के साथ वॉर में जा सकते हो विदाउट आवर परमिशन। तो ये दो तरीके हो गए कंट्रोल करने के। तीसरा, अगर आपने हमारे साथ अलायंस किया है तो आपको अपनी आर्मी कम करनी होगी, हमारी आर्मी ज़्यादा रहेगी ब्रिटिशर्स की। फिर चौथा है प्रॉमिस ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। सो ब्रिटिशर्स ने बोला हम प्रॉमिस करते हैं हम आपके इंटरनल मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट कभी कभी वो इंटरफेयर करते भी थे, वो अपनी बात पे नहीं रहते थे। क्लेवर थे भाई अंग्रेज बहुत ज़्यादा, आपने भी पुरानी फिल्में देखी होंगी कभी, वो बहुत तेज़ और बहुत चालाक थे, ठीक है। तो ये था एक तरीका इनडायरेक्टली। इफेक्ट क्या हुआ इसका, लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस। जो इंडियन रूलर्स थे जितना वो फ्रीडम के साथ काम करते थे, वो उनकी सोवरेनिटी कम हो गई और वो ब्रिटिशर्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करने लगे। फिर है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर ये अलायंस जिसने भी एक्सेप्ट करा, हैदराबाद, मैसूर, अवध, उनको ब्रिटिश कंट्रोल में आना ही पड़ा एट द एंड। फिर है फाइनेंशियल बर्डन। अब भाई आप अपनी सेना अपनी आर्मी संभाल रहे हो, अगला बंदा आपसे अलायंस बना के कह रहा है मेरी आर्मी को भी संभालो, उसको भी पैसे आप ही दो, तो आपके ऊपर बर्डन आएगा। तो वो बर्डन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट ऑन इलाहाबाद ट्रीटी। तो शॉर्ट नोट्स है ना भाई, एक पेज का लिख दो बहुत है, तो इतना ही कंटेंट आपको दे रहा हूं मैं। इलाहाबाद की ट्रीटी क्या थी, तो इलाहाबाद की जो ट्रीटी थी वॉज साइंड ऑन 12 अगस्त 1765। किसके बीच में ट्रीटी हुई थी, मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड एंड द ईस्ट इंडियन कंपनी आफ्टर द विक्ट्री एट द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर की विक्ट्री के बाद ये इलाहाबाद ट्रीटी साइन की गई थी, और ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इससे क्या है, ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल पा लिया था। मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ बक्सर के बाद इनका कंट्रोल बढ़ गया था। हुआ क्या, सबसे पहले इनको दीवानी का राइट्स मतलब जो है वो मिल गया। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। दीवानी का मतलब होता है आप जाके टैक्स कलेक्शन कर सकते हो, उस राइट को ही दीवानी कहा जाता है। तो वो अब अलग अलग प्रोविंसेस से अब ब्रिटिशर्स को ये राइट मिल गया कि वो जिससे अपना वेल्थ बना सकते थे। दूसरा है नवाब ऑफ अवध। इसका मतलब था द नवाब ऑफ अवध, जिसका नाम था शुजा उद दौला, वॉज रिस्टोर्ड टू हिज थ्रोन बट हैड टू पे अ लार्ज इंडेमनिटी एंड की ब्रिटिश ट्रूप्स स्टेशन इन हिज टेरिटरी। अब नवाब जो था शुजा उद दौला, उसको वापस से बिठा दिया गया गद्दी पर, लेकिन उसको बोला भाई आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, हमारी आर्मी भी आपके किंगडम में रहेगी, आपके टेरिटरी में रहेगी। तो ये एक इस ट्रीटी का एक मेन पॉइंट है। फिर है मुगल एम्परर्स पेंशन। इसमें क्या है, शाह आलम सेकंड वॉज अलाउड टू लिव अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इलाहाबाद। इसको बोल दिया गया आप मुगल एम्परर हो, आप हमारे साथ रहो, हम आपकी प्रोटेक्शन करेंगे और हम आपको एक फिक्स एनुअल पेंशन देंगे, कुछ पैसा देंगे, जिससे आप अपना खर्चा चला लेना जितना आप चला सकते हो, ठीक है। इफेक्ट क्या हुआ इसका, स्टार्ट ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल इन इंडिया। धीरे धीरे इसी ट्रीटी के बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बढ़ा, स्पेशली बंगाल से होते हुए धीरे 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 और एरियाज में बढ़ा। इंडियन स्टेट्स वीक हो गए। बोथ द मुगल एम्परर्स एंड द नवाब ऑफ अवध बिकेम डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश सपोर्ट, क्योंकि पेंशन वाला वो हो गया सीन, तो कहीं ना कहीं इनकी पावर कम हो गई। फिर क्या है, फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ये ट्रीटी से क्या हुआ, कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को एक फाउंडेशन मिला और वो अपने इन्फ्लुएंस को और एक्सपेंड अप करना चाहते थे और डोमिनेटिंग होना चाहते थे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर, जो कि उन्होंने आगे चल के किया भी। तो इसी के साथ ये वीडियो हमारी यहाँ पे एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 आप फीडबैक ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।